दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे जाइलम तथा फ्लोएम को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे जाइलम, इसमें लिखेंगे जाइलम जल में घुलित पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है। यह वाहिकाएं काष्ठ मृदुतक तथा काष्ठ रेशे से बना होता है। जाइलम जल में घुलित पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाता है। यह वाहिकाएं काष्ठ मृदुतक तथा काष्ठ रेशे से बना होता है। अब फ्लोएम हेडिंग डालेंगे तो इसमें लिखेंगे फ्लोएम पत्तियों से बना भोज्य पदार्थ का वितरण करता है। यह चालनी नालिकाएं फ्लोएम मृदुतक तथा फ्लोएम रेशे से बना होता है। देखिए दोस्तों, जाइलम का मुख्य कार्य है कि वह पौधों की जड़ों तक जल को पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य होता है पौधों की पत्तियों तक खाद्य पदार्थों को अच्छी तरीके से पहुंचाना। अब हम लोग आगे देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, पोषण से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रकार बताइए। पोषण से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रकार बताइए। तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे पोषण, इसमें लिखेंगे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उन्हें शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उन्हें शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है स्वपोषी पोषण। तो इसमें लिखेंगे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण फिर से देखेंगे, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। आगे हम सभी लोग परपोषी पोषण को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग हेडिंग डालेंगे परपोषी पोषण, इसमें लिखेंगे पर्णहरिम के अभाव में जंतु एवं कुछ पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। पर्णहरिम के अभाव में जंतु एवं कुछ पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार की पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्वपोषी पोषण में जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि परपोषी पोषण में जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। वे अपने भोजन के लिए वनस्पतियों या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 6वां। क्या होता है जब किशमिश को जल में डालते हैं तथा अंगूर को चीनी के गाढ़े घोल में डालते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें अंतःप्रासरण और बाह्यप्रासरण की क्रिया होती है किशमिश और अंगूर में। तो लिखेंगे किशमिश को जल में डालने पर अंतःप्रासरण के कारण किशमिश फूल जाता है, और अंगूर चीनी के गाढ़े घोल में या नमक के घोल में रखने पर बाह्यप्रासरण के कारण वह पिचक जाता है। किशमिश को जल में डालने पर अंतःप्रासरण के कारण किशमिश फूल जाता है, जबकि अंगूर चीनी के गाढ़े घोल या नमक में डालने पर वह बाह्यप्रासरण के कारण पिचक जाता है। देखिए दोस्तों, किशमिश में अंतःप्रासरण की क्रिया होती है, जबकि अंगूर में बाह्यप्रासरण की क्रिया होती है। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। 7वां है संतुलित आहार पर टिप्पणी लिखिए। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संतुलित आहार, लिखेंगे इसमें जिस भोजन से शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में उपलब्ध होते हैं, उस आहार को संतुलित आहार कहते हैं।
संतुलित आहार से जैविक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन मिले होते हैं। देखिए दोस्तों, संतुलित आहार हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। संतुलित आहार जिस भोजन से शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में उपलब्ध होते हैं, उस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार से जैविक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन मिले होते हैं। अब हम लोगों ने संतुलित आहार की परिभाषा को बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन 8वां है, रक्त परिवहन से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रक्त परिवहन। इसमें लिखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना रक्त परिवहन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। रक्त परिवहन रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही रक्त परिवहन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है खुला रक्त परिवहन, नंबर 2 बंद रक्त परिवहन। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 9वां है, प्रोटीन्स क्या है? इसका निर्माण किन किन अवयव से होता है? तो हम लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पे प्रोटीन। इसमें लिखेंगे प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। एमिनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटीन ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। या प्रोटीन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। एमिनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटीन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन की यौगिक होते हैं, या इन सबसे प्रोटीन मिलकर बने होते हैं। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है 10वां, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कारकों के नाम लिखिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कारकों के नाम लिखिए। यानी कि दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण होने के लिए किन किन कारक की आवश्यकता होती है, उसको हम सभी लोग लिखेंगे। तो हम लिखेंगे उत्तर में नंबर 1 है प्रकाश की आवश्यकता होती है। नंबर 2 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ताप की आवश्यकता होती है। 3 है ऑक्सीजन। 4 है कार्बन डाइऑक्साइड। 5वां है जल। 6वां है खनिज। 7वां है पर्णहरिम और 8वां है पत्ती की संरचना। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए 8 कारकों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 प्रकाश है, नंबर 2 है ताप, 3 है ऑक्सीजन, 4 है कार्बन डाइऑक्साइड, 5वां है जल, 6वां है खनिज, 7वां है पर्णहरिम और 8वां है पत्ती की संरचना। 8 कारकों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यकता होती है। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सजीव तथा निर्जीव में अंतर लिखिए। सजीव तथा अनिर्जीव में अंतर लिखिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको अंतर लिखने को कहे तो आप सभी लोग एक एक तरफ ऐसे बीच में लाइन करके एक एक तरफ हेडिंग डाल लेंगे। तो इधर हम लोग सजीव डाल लिए हैं हेडिंग, इधर निर्जीव। अब दोनों में हम लोग बराबर लिखते जाएंगे। ऐसे लिखने से ही दोनों में अच्छी तरीके से अंतर पता चल जाता है और नंबर भी अच्छी तरीके से मिलता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग सजीव एक तरफ हेडिंग डालें, एक तरफ निर्जीव। अब सजीव में लिखेंगे नंबर 1, सजीवों की आकार एवं आकृति निश्चित होती है। सजीवों की आकार एवं आकृति निश्चित होती है। अब निर्जीव में नंबर 1 लिखेंगे, निर्जीव वस्तुओं का आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होती हैं। देखिए दोस्तों, सजीव का आकार एवं आकृति निश्चित होता है, जबकि निर्जीव वस्तुओं का आकार एवं आकृति निश्चित नहीं होता है। अब हम लोग सजीव में नंबर 2 लिखेंगे, सजीव में जीवद्रव्य पाया जाता है। सजीव में जीवद्रव्य पाया जाता है
और निर्जीव में दूसरा लिखेंगे, निर्जीव में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, निर्जीव में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। अब हम लोग सजीव में तीसरा लिखते हैं, सजीव में जनन होता है, यानी कि सजीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। और हम लोग निर्जीव में लिखते हैं, निर्जीव में जनन नहीं होता है, निर्जीव वस्तुओं में अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। और हम लोग सजीव में नंबर चौथा देखेंगे, सजीव में आंतरिक वृद्धि होती है, सजीव में आंतरिक वृद्धि होती है। अब हम लोग चौथा देखेंगे निर्जीव वस्तुओं में, तो निर्जीव में बाह्य वृद्धि होती है। देखिए दोस्तों, सजीव में आंतरिक वृद्धि होती है जबकि निर्जीव वस्तुओं में बाह्य वृद्धि होती है। अब हम लोग सजीव में पांचवा देखेंगे, सजीव में श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, गति आदि लक्षण होते हैं। सजीव में श्वसन की क्रिया, पोषण क्रिया, उत्सर्जन तथा गति आदि लक्षण होते हैं। और निर्जीव में देखेंगे, जबकि निर्जीव में श्वसन, पाचन, पोषण, उत्सर्जन, गति आदि क्रिया नहीं होती। देखिए दोस्तों, हमने कितनी अच्छी तरीके से सजीव तथा निर्जीव में अंतर जान लिया है। आप सभी लोग जब भी अंतर पूछे तो आप सभी लोग बीच में लाइन पार कर इधर इधर एक इधर हेडिंग डाल लेंगे, एक इधर हेडिंग, ऐसे ही लिखिएगा। ऐसे लिखने से बहुत अच्छे तरीके से अंतर पता चल जाता है और बोर्ड की परीक्षा में नंबर भी अच्छी तरीके से मिलता है। देखिए दोस्तों, आज हमने क्लास 10 के कितने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है और आप सभी लोगों को बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ना करना भूलिए। और दोस्तों, हमारे ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।